नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10वीं कक्षा की मॉडल सेट नंबर 1। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 10 विषय गणित का है और पूर्णांक जो है वह 40 नंबर का है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं समय ना गंवाते हुए। देखिए क्वेश्चन इसका पहला क्या का है। क्वेश्चन है पहला कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो पहले हम 120 का देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। देखिए अगर 120 का अभाज्य गुणनखंड करते देखिए क्या आता है। 120 है, अगर इसको 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 60 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 30। फिर 2 से कटाएंगे 15। अब देखिए 15 किससे कटेगा 3 से। 3 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए यह आया। तो यह ऑप्शन में कहाँ है हम देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा और 4 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन का है कि 306 और तथा 657 का महत्तम समावर्त 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालना। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या दिया था क्या 306 और 657। इसका गुना किए बराबर क्या एलसीएम। एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया था 9। तो 9 लिख लिए। अब देखिए जब यह 9 यहाँ गुणाम है, अगर इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। तो यह भाग में हो गया, 9 से कट गया 657 73 बार में। अब गुना कर दिए। देखिए 306 गुना 73 कितना आ गया 22,338। तो 22,338 देख लेते हैं ऑप्शन में। 22,338 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब तीसरा देख लेते हैं क्या है कि 15 और 25 का एचसीएफ है। चलिए पहले इसका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो देखिए क्या है 15 और 25। तो 15 अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते कितना आता है 3 गुना 5 आएगा। अगर 25 का गुणनखंड करते तो कितना आएगा 5 गुना 5। अगर इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है तो कॉमन इस दोनों में 5 हो रहा है। तो आंसर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका हो जाएगा 5। तो ऑप्शन में देखते हैं 5 का है। तो ऑप्शन में देखिए 5 इसका कहाँ है ए नंबर में। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला कहा है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम में छोड़ते हुए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और द्वितीय होता है। तो अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन का है कि द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो चलिए इसका पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए कहा है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है और गुणनफल तो गुणनफल कितना अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। तो फार्मूला होता है बहुपद निकालने का शून्य। तो देखिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसी में मान बैठा देंगे। देखिए मान बैठा दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 है तो √2 रखें इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। अब इसको सॉल्व किए देखिए क्या गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यह देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ऑप्शन ए जो होगा वह गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए ऑप्शन बी मिल रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी भी क्या होगा गलत होगा और ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए छठा का है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है -b/a। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अब सातवां का है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में देखेंगे कि यह x अक्ष है, यह x अक्ष है और यह सीधी जो है कौन y अक्ष है। तो x अक्ष को जो यह लाइन एक भी बार नहीं छुआ है तो एक भी बार नहीं छुआ है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण का युग्म कैसा होगा। तो देख लीजिए इसका जो होता है फार्मूला। देखिए कहा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका हो जाएगा क्या अद्वितीय हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए कहा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इसका अनेक हल होगा। तीसरा कहा है कि a1/a2 बराबर
b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए यह किस पर भी है, तीसरा पे ना, तो तीसरा इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा ऑप्शन में है, देखिए तो है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो कोई हल नहीं होगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0 तथा 3x + 4 + 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है समीकरण युग्म पर इसको हम बैठा देते हैं। तो क्या होता है a1/a2 ना, तो a1 इसका कितना दिया है 2, a2 कितना दिया है तो 3। अब देखिए यहाँ बराबर क्या b1/b2, तो b1 इसका कितना दिया है, b1 इसका कितना दिया है तो -3 दिया है, और b2 कितना दिया है 4। देखिए क्या है, दोनों बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ तो देखिए इसका क्या होता है, तो बराबर नहीं हुआ तो इसका होता है, देखिए पहला ऑप्शन होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसका हो जाएगा प्रतिच्छेद करती है। इसका क्या आ जाएगा आंसर, प्रतिच्छेद करती है। तो ऑप्शन में कहाँ है, देखिए तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिच्छेद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन का है सी के लिए मान के लिए समीकरण युग्म cx - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 4 का अनंत हल है। देखिए इसका अनंत हल है ना, तो अनंत है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण में हम देखेंगे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ समीकरण बना हुआ है कि cx - y बराबर 2, समीकरण यही है सेम। फिर 6x - 2y बराबर 4। तो देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो इस दोनों में हम कॉमन के लिए कितना 2, तो 2 कॉमन किए थे, यहाँ कितना बचा 3x - y बराबर 4। अब देखिए ये 2 किस में था, यहाँ पे गुना में, इधर आके किस में हो गया भाग में, तो कट के क्या हो गया 3x - y बराबर क्या 2। तो देखिए यह इससे मिलता जुलता है, देखिए 2 2 -y c के जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 3 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। या अभी इसका 11 नंबर क्वेश्चन का है, क्या कहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए हल कैसे कर, तो देखिए समीकरण हमारा यही दिया था, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 को हम 3 से गुना किया और समीकरण 2 को हम 2 से गुना किया। तो देखिए गुना करने पे क्या आ जाएगा हमारा, अगर 3 से गुना करेंगे 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 गुना y करेंगे कितना होगा 3y, और 3 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, होगा 15। उसी तरह यहाँ 2 से गुना किया क्या आ गया 2 गुना 3 6 आ गया, 2 गुना 2 किया कितना आ गया 4 आ गया, और 2 गुना 4 किया कितना आ गया 8 आ गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए, यहाँ देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएं तो घटाने पर देखिए क्या आता है, तो 6x यहाँ घटाओ का चिन्ह सबका चिन्ह बदलेगा। तो देखिए 6x और 6x क्या हो गया आपस में घट गया। अब देखिए -3x और -4x है ना, तो दोनों आपस में जुटेगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो 4 दिन कितना हो जाएगा 7y, और इधर 15, देखिए 15 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा 7। देखिए -7 इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो कट के y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए अब y का मान निकला है तो 1, अभी हमको x का मान निकालना बाकी है, तो चलिए फिर इसका x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या था, देख लीजिए समीकरण 1 था ना कि 2x - y बराबर 5, तो 2x - y की जगह कितना y का मान -1 आया, तो -1 रखे बराबर कितना 5। देखिए अब इसको हल किया क्या आया, हल करने के बाद आ गया x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू -1। तो देखिए कहाँ इसका ऑप्शन में x का 2 y का -1, तो देखिए कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 12 नंबर क्वेश्चन वह एक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो संगत भी नहीं कहलाएगा, और संगत भी नहीं होगा, तो यह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा संपाती। अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण युग्म x + y बराबर 9 और x - y बराबर 1 का हल है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया, इसका हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसका तीसरा क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2 2, ऑप्शन बी दिया है 2 - 1, ऑप्शन 3 दिया है 5 4, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। तो देखिए कैसे सही हो जाएगा, 5 और 4 दिया है, तो देखिए 5 4, तो x का मान 5 दिया था, अगर हम यहाँ 5 रखेंगे और y का मान 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ x का मान 5 y का मान 4, तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा,
तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण तो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन अगर ए देखेंगे तो ए हमारा भी ना नहीं होगा, बी देखेंगे तो बी भी नहीं होगा, अगर सी देखेंगे तो सी भी नहीं होगा, अगर डी देखेंगे तो डी द्विघात समीकरण है। कैसे, इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 14 नंबर का दे दिया ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करने के बाद यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया है, तो यानी यह द्विघात समीकरण है। तो अब अगला 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो 15वां क्वेश्चन है कि यदि विविक्तर डी ग्रेटर देन हो तो मूल होंगे, तो मूल इसका वास्तविक और भिन्न होगा, मूल वास्तविक और भिन्न। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति निकालने का जो सूत्र होता है वह डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो बी स्क्वायर, तो 20 में क्या दिया है, यह ए बी, तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं 1 है, बी का भी मान कुछ नहीं 1 है, तो सी का मान कितना -1 है। तो बस इसी फार्मूला पे मान बैठा देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं निकाल। तो देखिए यहाँ निकाले हैं तो मान बैठा दिए, बी का मान 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए के जगह 1 था और सी के जगह -1, तो सॉल्व करने के बाद क्या आया 5 आया। तो यानी डी ग्रेटर देन 0 यानी वास्तविक एवं असमान होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका वास्तविक एवं असमान कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक तथा असमान, तो यह इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, कहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही सॉल्व होगा। तो बी का मान कितना दिया है, देखिए पहले ए का मान यहाँ कुछ नहीं 1, बी का मान भी यहाँ क्या -1 और सी का मान यहाँ कितना 3। तो पहले इसको मान रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो डी का मान अगर निकालने कितना निकला -11। आप इसको अपने से भी निकाल सकते हैं। तो -11 देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो देखिए -11 इसका ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। तो हमें के का मान निकालना है। चलिए इसका प्रॉब्लम कॉपी में देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ समीकरण लिख लिए हैं, डी का मान निकाले, डी का देखिए फार्मूला बैठा दिए हैं। तो बी का मान कितना था, तो -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, ए के जगह कितना कुछ नहीं 1, और सी के जगह क्या है के है, तो के लिख दिए। इसको सॉल्व करने के बाद आया के का वैल्यू 4, तो यह के का मान कितना हो गया 4। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 4 है क्या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ मूल निकाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो हम यहाँ 5x को क्या किए तोड़े, तो तोड़ने के बाद देखिए यहाँ समीकरण आया, उसको समीकरण को हम क्या किए कॉमन करने के बाद यहाँ x का वैल्यू 2 और 3 आया। तो देख लेते हैं 2 और 3 कहाँ है ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एपी कौन है। तो देखेंगे तो एपी इसमें 2, 4, 8, 16, तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितना 4 का अंतर है, इसमें कितना 8 का अंतर है। तो देखिए 2, 4, 8 यानी इसका डी क्या समान नहीं आ रहा है, तो यह एपी नहीं है। तो इसका अगर देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी यह एपी पद में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 22वां क्वेश्चन का है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए चाहिए, तो इसको हम कॉपी में चेक कर लेते हैं। तो देखिए यह एपी दिया था, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ए कितना दिया है 2 दिया है, और डी कितना डी देख रहे हैं कि यानी 5 का अंतर है। तो डी 5 हमें 10वां पद निकालना, तो ए 10वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 9d। तो ए का मान कितना 2 दिया है 9 लिखेंगे, और डी का मान कितना 5, तो 2 प्लस 9 गुना 5, 9 गुना 5 45 और 2 कितना 47, यानी 10वां पद कितना आ गया 47। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 47 है क्या नहीं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 47 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 2 अंकों वाली जो संख्या शुरुआत होगा तो वह कहाँ से होगा। आइए पहले हम इसको कॉपी में समझ लेते हैं।
तो देखिए 2 अंकों वाली जो संख्या जो 3 से विभाजित होगा वह क्या होगा 12, 15, 18 इस तरह करके कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो इसमें समझ में आ गया कि ए इसका कितना है 12 है और डी कितना है 3 का अंतर है और अंतिम पद यानी एन कितना दिया 99। तो हमें एन यानी पदों की संख्या निकालना है, कुल हमें निकालना है कि 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या करना है। तो हम एन का फॉर्मूला बैठा दिए, एन का फॉर्मूला बैठाने के बाद हमारा एन का मान कितना आया तो 30। तो देख लेते हैं कि यानी 30 टोटल संख्याएं जो होगा वह 3 से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 30 है या नहीं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 30। अब 24 नंबर क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो इसका भी हम कॉपी में निकाल लेते हैं। तो देखिए 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होगा वह 1, 3, 5 इस तरह 7, 9 इस तरह चलते का 49 तक जाएगा। तो इसमें पता चल गया कि ए जो होगा कितना 1 है और डी यानी इसमें 2 का अंतर है और एन यानी अंतिम पद कितना दिया 49 दिया है। तो हम एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें एन निकल जाएगा। तो एन से पता चल जाएगा कि टोटल 25 संख्याएं होगी। टोटल कितना संख्याएं होगी 25 संख्याएं होगी। देखिए पदों की संख्या पता चल गया कि 25 है। अब हमें इसका योग निकालना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 प्लस इंटू ए प्लस एल। तो देखिए n का वैल्यू कितना आया 25, तो 25/2 उसके बाद ए का मान कितना 1 है और l यानी l को n भी कहते हैं, an बराबर l भी होता है यानी अंतिम पद। तो l का मान कितना दिया 49 दिया है। तो 49 और 1 50 जोड़ के लिख दिए। तो 2 से 50 करिएगा कितना बार में 25 बार में। तो 25 गुना 25 कितना आ गया 625। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 625 है या नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में 625 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त इसका क्या होता है समरूप होता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। 26वां क्वेश्चन है कि आकृति में यदि डीई समांतर बीसी और डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा ईसी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो एडी का मान क्या होगा। तो पहले हम इसको कॉपी में हल कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ बना चुके हैं चित्र। देखिए एडी का हमें मान निकालना है। तो लिख सकते हैं एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। तो देखिए एडी का मान नहीं दिया था तो एडी की जगह कुछ नहीं लिखे हैं। डीबी का मान 2 दिया है, एई का मान 1.5 दिया है और ईसी का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो 10 घटाए नीचे 0 आ गया, घटा दिए तो 1/2 हो गया। यहाँ देखिए 2 यहाँ किस में भाग में इधर गुना हो जाएगा। तो गुना किया कितना आ गया एडी का मान 1। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 1 है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन क्या है 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा SAS नियम से। अब 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि त्रिभुज ABC तथा PQR में के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन जो इसका देख लेते हैं क्या है कि यहाँ भी कौन A 60 है तो कौन P भी 60 है, कौन B 80 है तो कौन Q भी 80 है, तो कौन 40 देखिए कौन C 40 है तो कौन R भी 40 है। तो यानी कहने का मतलब है क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज क्या PQR के। तो कहाँ है तो देख लेते हैं क्वेश्चन ए देखिए बी में मिल गया क्या कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ। तो ऑप्शन नंबर यह भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है यहाँ भी क्या है PQR। तो यानी ए के समांतर क्या P है तो ए के समांतर देखिए P है और B के समांतर क्या है Q है। तो B के समांतर क्या है Q है और C के समांतर क्या है R है। तो C के समांतर क्या है R है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले देखिए इसका कॉपी में कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका होता है 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह एरिया त्रिभुज 1 का बटे एरिया त्रिभुज 2 का स्क्वायर होता है। तो देखिए पहला त्रिभुज का क्या आया था 4 आया था और दूसरा त्रिभुज का 9 यानी 4:9 था। अगर 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया और 9 का स्क्वायर किए तो 16 यानी 16:81। तो देख लेते इसका 16:81 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 16:81। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए
तो देखिए इस तरह का समबाहु त्रिभुज यानी तीनों इसका भुजा क्या है, समान है, इसका शीर्ष लंब निकालने बोल रहा है। तो शीर्ष लंब निकालेंगे, देखिए अगर समान हम खींचेंगे तो यहाँ 2a है, तो यह दो भागों में बटेगा, यह भी a होगा और यह भी a होगा, तो यह 2a है और यह a हो गया। तो हमें यह क्या, इसका लंबाई निकालना है। इसका लंबाई निकालने के लिए देख रहे हैं क्या समकोण त्रिभुज लग रहा है, तो हमें अगर AD का मान निकालना, इसका नाम D दिए है, AD निकालने का AD का फॉर्मूला होगा कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है BD है। तो इसका मान बैठाएं पाइथागोरस प्रमेय पे, तो क्या निकला √3a। तो √3a ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। तो देखिए यह जो बनेगा ना समकोण त्रिभुज बनेगा, तो कोण B जो है वह 90 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब कहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, तो देखो ये कहा है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए इसको हम पहले कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए इसी तरह का यह स्पर्श रेखा है और यह केंद्र से दूरी है बिंदु का। तो देखिए यह स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 12 दिया है और केंद्र से बिंदु की दूरी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या को हम क्या लिखें, AO। तो AO का फॉर्मूला अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो OB। तो OB इसमें क्या है, तो OB देखिए कर्ण है, तो कर्ण में क्या घटाएंगे, इटो आधार घटाएंगे, तो इसको लंब मान भी है, तो ऐसे घुमा के। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, तो निकाल लीजिए इसको। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का कितना होगा 169, 12 का 144, 169 में 44 घटाएं कितना आया 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 5 है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 मिला ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन। देखिए 34 क्वेश्चन क्या कहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर करना है, 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको भी समझ लेते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इस चारों में से कौन है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कॉपी में। तो देखिए एक बिंदु Q है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 है, और जो है केंद्र बिंदु से Q की लंबाई कितना है 25 है। तो हमें जो है इस OP का मान निकालना है। तो OP का फॉर्मूला यानी PO, तो OP का अगर निकाले तो यहाँ कितना निकल गया 7 निकला। तो 7 देख लेते हैं ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 मिल रहा है। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा 2 सौकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसको भी समझ लेते हैं। पहले 2 सौकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए 2 सौकेंद्रीय वृत्त बना दिए हैं, जिसका एक का त्रिज्या कितना 3 दिया और एक का 5 दिया है। तो हम यहाँ लिख लिए हैं। तो कहा कि इसका जो है उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो जीवा तो क्या है, यही बड़ी जीवा, इसकी लंबाई क्या होगी। तो पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यानी 2 भुजा दिया, यह समकोण त्रिभुज बना है, तो हम यह भुजा निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आधार स्क्वायर, तो निकाले ए बी। देखिए क्या निकला है AO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। तो इसको हल करने के बाद क्या आया 4 आया। तो देखिए 4 कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक का 4 आया। इसका 2 भाग है ना, 4 गुना 2 करेंगे तो 4 इधर भी, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 4 करना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा 8। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में 8 है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए में 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थीटा केंद्रीय कोण और R त्रिज्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह थीटा पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखिए पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। तो देखिए 39 नंबर को देखिए 37 अगर क्वेश्चन देखेंगे, कहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यास। उसको क्या कहते हैं, व्यास, यानी वृत्त के बीचों बीच खींचा जाता है तो वह व्यास कहलाता है। अब 38वां क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो थीटा कोण अंतरित करती है तो क्या त्रिज्यखंड कहलाता है, तो उसका क्या होगा
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब 39 नंबर देख लेते हैं। कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए कहा 60 डिग्री का कोण बना, यानी थीटा करना 60 डिग्री, तो इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए इस तरह का बना हुआ, यानी आर का मान कितना 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना 60 डिग्री। तो पहले हम यहाँ देखिए त्रिज्या, दो त्रिज्या बना लिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और यहाँ 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो हम 60 डिग्री बना लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई का मान कितना होता है 22 बटे 60, और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 6 दिया, तो 6 गुना 6, और थीटा देखिए थीटा का मान क्या दिया 60 ना, तो 60 बटे कितना 360, तो अब काटने के बाद कितना आ गया 132 बटे 7। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन में 132 बटे 7 है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 132 बटे 7, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का है कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चल सकता है। तो देखिए घोड़ा जो बनेगा ना, तो इस तरह का वृत्त रहेगा, इसका रस्सी का लंबाई करना 7 है, तो ये घूमेगा जो है ये 7 मीटर के ही आसपास में घूमेगा ना, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो पहले हम इसको कॉपी में बढ़िया समझ लेते हैं। तो देखिए यह इस 7 मीटर के एरिया में घूमेगा, यानी यह एक प्रकार का वृत्त बना देगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, और आर का मान कितना दिया है 7, तो 7 गुना 7, 7 से एक 7 खत्म हो गया, 22 गुना 7 किए करना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं ऑप्शन में 154 मीटर स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 154 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।